नमस्कार 89.6 एफएम सीकर के डिजिटल न्यूज़ चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी फोन टैपिंग के मामले में अशोक गहलोत ने कहा कि कोई भी सरकार फोन टैपिंग नहीं करवाती। देखिए, जिनके मुंह और हाथ दोनों काले हैं उनको दूसरों के मुंह पर कालिक पोतने का अधिकार नहीं होता। राजस्थान में अशोक गहलोत साहब को फोन टैपिंग पर टिप्पणी करने से पहले जो ऑन अफर्मेशन बयान न्यायालय में उनके ओएसडी ने फोन टैपिंग को लेकर के दिए हैं, एक बार पहले उन बयानों को देख करके उसके बाद में ऐसी टिप्पणी करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं है, ये राजस्थान की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार की परंपरा थी कि उन्होंने इस तरह के पाप किए जिसकी सजा उनको निश्चित ही किसी न किसी दिन भारत की न्यायपालिका अवश्य देगी। केजरीवाल की हार के क्या कारण मानते हैं और कांग्रेस ने वहाँ खाता भी नहीं खोला? देखिए, कांग्रेस के लिए खाता नहीं खोलना पहली घटना नहीं है। पिछले हुए सारे चुनाव में राजस्थान को छोड़ करके देख लीजिए, सब जगह उन्होंने 00 मार्क किया है। अब मुझे लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा भी और उनको भी इससे जाकर के, हमको तो नहीं होती, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी उसको लेकर के कोई शायद सनसनी उनके मस्तिष्क में नहीं होती कि हमारा 0 नंबर आया। उनकी आदत बन गई है। केजरीवाल एक ईमानदार और स्वच्छ प्रशासन देने का लवादा ओढ़ करके दिल्ली की जनता के पास में गए थे और उस समय में गए थे जब 10 साल से कांग्रेस का शासन था। 2013-14 में एक ऑल्टरनेट के रूप में दिल्ली की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया था। उस 5 साल में वो कर कुछ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने जिस तरह से एक फॉल्स नैरेटिव इस बात को लेकर के खड़ा किया कि मोदी जी की सरकार या केंद्र सरकार या एलजी हमको काम नहीं करने दे रहा है, इस फॉल्स नैरेटिव को चलते हुए प्रदेश की जनता ने एक बार फिर उनको मौका देने का ऐसा आशीर्वाद दिया। लेकिन 10 साल के कालखंड में भी कुछ नहीं होने के चलते हुए सरकार के मुख्यमंत्री सहित आधे से ज्यादा मिनिस्टर्स जेल चले जाने के कारण से, उनके विधायकों के अल्टीमेट भ्रष्टाचारी हो जाने के चलते हुए, झूठ पर झूठ बोल करके लोगों को जो है बरगलाने के प्रयासों के चलते हुए, मीडिया पर अंधाधुंध पैसा खर्च करके और अपने अनुकूल रिपोर्ट छपाने और धरातल और उस दोनों में बहुत बड़ा अंतर होने के चलते हुए दिल्ली की जनता के सामने उनका चाल चरित्र और चेहरा बेनकाब हो गया था। इसलिए दिल्ली की जनता ने अब की बार स्पष्ट बहुमत देते हुए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए मोदी की गारंटी पर विश्वास किया। करने के लिए हमारे बीच में विराजमान सम्माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत से मैं आग्रह करूंगा कि आप सबसे रूबरू। सीकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित आज इस पत्रकार मित्रों के साथ वार्ता में कार्यकाल में, जहां एक तरफ देश के सामान्य मानवीय की मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से बाहर निकालने के संघर्ष से मुक्ति प्रदान करते हुए देश के गरीब का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए योजनाओं को न केवल निर्माण किया, अपितु उनके जीवन में परिवर्तन लाने वाली योजनाओं को धरातल पर सफलता के साथ देश की सरकार ने उतारा। उसका प्रभाव हम सबके सामने आज हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि सरकार की उन योजना और सरकार के समन्वित एकीकृत प्रयासों के साथ उसके चलते हुए देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए। इस देश में गरीबों को गरीबी हटाओ के नारे बहुत बार दिए गए थे, लेकिन पहली बार किसी सरकार ने पूरी ऊर्जा के साथ और एक संकल्प शक्ति के साथ में गरीब का जीवन परिवर्तित करने का काम किया। मैं उन आंकड़ों में आज नहीं जाना चाहता। शौचालय का निर्माण, घर का निर्माण, गैस का चूल्हा पहुंचना, बैंक का खाता पहुंचना, आयुष्मान भारत योजना पहुंचना, हर घर तक पानी पहुंचाने के संकल्प के साथ में काम करना निश्चित रूप से, और गरीब को 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को भोजन की चिंता से मुक्त करना, ये सरकार के निर्णय जब धरातल तक पहुंचे तो देश की जनता ने इस बात का एहसास किया कि भारत में सरकार देश के गरीब के कल्याण के लिए काम कर रही है। दूसरे 5 साल का जब अवसर आया, उन बची हुई योजनाओं को समयावधि के साथ में पूरा करने के संकल्प के साथ साथ में कोविड की आपदा के बावजूद भी देश की अर्थव्यवस्था को आपदा को देश के लिए अवसर के रूप में लेते हुए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को संबल दिया। एक तरफ गरीब के घर में चूल्हा जलता रहे, इसको सुनिश्चित किया, और दूसरी तरफ देश के छोटे छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग, एमएसएमई इंडस्ट्रीज,
उन सब जो भारत की इकोनॉमी और भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बेस है, उनका हैंडहोल्डिंग करके उनको सुदृढ़ करने का काम किया। और उसका परिणाम हुआ कि लगातार चौथी साल भी भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था थी। 2014 में जहां भारत की अर्थव्यवस्था फ्रजाइल 5 नेशंस में गिनी जाती थी, ब्राजील और इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका के साथ, वहां से निकाल करके आज भारत की अर्थव्यवस्था रोबस्ट 5 इकोनॉमी में गिनी जा रही है। इस बार के डावोस की मीटिंग में भी और उससे पिछले साल के डावोस की मीटिंग में भी विश्व की अर्थव्यवस्था की समीक्षा करने वाले सब लोगों ने संवेद स्वर से स्वीकार किया। आज डिजिटाइजेशन की ताकत के चलते हुए देश दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन जो है पेमेंट करने वाला देश बन गया, ट्रांजैक्शंस वाला देश बन गया। दुनिया के 50% ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं। ऐसे में ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के में काम करने वाले देश के युवा हैं, जो डिलीवरी बॉय के रूप में काम कर रहे हैं, जो अन्य प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, जो उबर में टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम कर रहे हैं, उनके लिए आज भी देश में किसी तरह का कोई सुरक्षा चक्र नहीं है। ऐसे गिग वर्कर्स को पहचान पत्र देकर के इनको श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था हो। इस निर्णय से देश में काम करने वाले, ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले 1 करोड़ गिग वर्कर्स, और जब भारत की अध्यक्षता में G20 की मीटिंग हुई थी तब जोधपुर में श्रम मंत्रालय की हुई मीटिंग में इस विषय पर हमने विस्तार से बात की थी। और मैं गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि इस पर पहला समग्र निर्णय अगर किसी देश ने G20 कंट्रीज में किया, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने किया। केवाईसी एक बड़ी चुनौती आज के समय में लोगों को देखने को मिलती है। एक और अलग अलग जगह पर आप अगर एक भी छोटा भी कोई काम करते हो, आपको अलग जगह अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, हर अकाउंट के साथ में, हर नए ट्रांजेक्शन के साथ में। सरकार ने यह निर्णय किया है कि केवाईसी के लिए एक रजिस्टर्ड पोर्टल बने और उस रिपोजिटरी में देश के हर आदमी की केवाईसी वहां पर हो। यदि आप में से किसी साथी को अकाउंट खोलना है या कोई गाड़ी खरीदनी है, अपनी केवाईसी करना है, सिर्फ आपको अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देना पड़ेगा। यूआईडी के साथ में आपकी केवाईसी ऑटोमेटिकली वहां पर अपडेट हो जाएगी, आपको कोई कागज देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दुनिया में ये करने वाला पहला देश अब भारत बनने वाला है। जो करों में राहत के साथ साथ में सीमा सुरक्षा में, सीमा शुल्क अधिनियम में भी राहत देने का काम देश की सरकार ने इस बजट के माध्यम से किया है। मोटे मोटे तौर पर अगर बजट के रूप में मैं बात करूं तो देश के गरीब आदमी और मध्यम वर्ग के जीवन को में परिवर्तन लाने के साथ साथ में देश में किस तरह से हम देश को आने वाले समय में जो है देश को विकसित बना सकते हैं, इसका रोड मैप तय करने का काम जो है इस बजट के माध्यम से किया गया है। यदि मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो राजस्थान का रेल बजट जो 2009 से लेकर 2014 तक यूपीए के शासनकाल के समय में मात्र 682 करोड़ रुपए एवरी ईयर होता था, वो बढ़ करके पिछले जो है 2025-26 में इस साल में 9,960 करोड़ रुपए का बजट राजस्थान के लिए आवंटित हुआ है, जो लगभग 15 गुने इसके आसपास में। आइकॉनिक आपने बताया जिस तरीके से पर्यटन आप 200 ऐसे सर्किट वो हिंदुस्तान भर में ऐसे आइकॉनिक सेंटर होंगे, जैसे खाटू श्याम जी, हर्ष और जैन माता, सालासर आप जाकर आए हैं, लोहागढ़ हो गया, तो ये पूरी तरीके से पर्यटन सर्किट के रूप में डेवलपमेंट की पूरी कैपेबिलिटी रखती है। राजस्थान में 3 टूरिज्म से 1 टूरिज्म यहाँ पहुँचे हैं, किस तरीके से देखते हैं, उसके लिए क्या सोचते हैं? देखिए, आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन सर्किट जो पहले पर्यटन सर्किट बनाने की कल्पना थी उससे अलग है। वो स्वदेश दर्शन 2 की योजना के तहत पहले से योजना चल रही है, उस योजना में प्रस्तावित धनराशि बजट में की गई। आइकॉनिक डेस्टिनेशन डेवलपमेंट उससे अलग है। देश के लोग अभी एक चैलेंज माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने प्रारंभ किया, और मैं आपके चैनल के दर्शकों के माध्यम से कहूंगा कि इनक्रेडिबल इंडिया पे इसके ऊपर जो एक वोटिंग पैटर्न चल रहा है, उसके ऊपर एक कंपटीशन चल रहा है, उसमें वोट करें ताकि हम देश के नागरिक ये तय करें, देश के राज्यों की, क्योंकि हमारे संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप राज्य सरकारों का विषय टूरिज्म होने के नाते उनको प्राथमिक रूप से तय करना है। स्टेट की विलिंगनेस, स्टेट की प्रिपेयर्डनेस, लोगों की आकांक्षा, अपेक्षा, सस्टेनेबिलिटी की प्राथमिकता और प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट, इन 5 वर्टिकल्स पे अध्ययन करके
देश के ऐसे टॉप 50 डेस्टिनेशन जिनको लोग डेवलप करना चाहते हैं, राज्य सरकारें उसके लिए सहमत है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उसमें आने के लिए तैयार है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में नई अपडेट्स और नए समाचार के साथ। तब तक देखते रहिए 89.6 FM सीकर का डिजिटल न्यूज़ चैनल।